नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के लिए हुए रवाना। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम ने सऊदी को बताया सबसे मूल्यवान साझेदार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के साथ निवेश सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। प्रौद्योगिकी, एआई, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास पर हुआ मंथन। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से हो रही हिंसक घटनाओं के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग तेज। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर और पश्चिम भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना। और अमेरिकी डॉलर और शेयर बाजार में तेज गिरावट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेड चेयर पावेल पर बयान से स्टॉक मार्केट में हाहाकार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनकी ये यात्रा क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सऊदी अरब यात्रा होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और लोगों से लोगों के बीच गतिशील सहयोग है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के लिए साल 2016 में आरंभ व्यापक राष्ट्रीय रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। सऊदी अरब में वो जेद्दा पहुंचेंगे। किसी भी प्रधानमंत्री की ये 40 साल के बाद जेद्दा में वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है, जिसने हाल ही के सालों में रणनीतिक गहराई और गति हासिल की है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी और ठोस साझेदारी विकसित की है। उन्होंने क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझा रुचि पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि ये पिछले 1 दशक में सऊदी अरब की उनकी तीसरी यात्रा है और ऐतिहासिक शहर जेद्दा की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा कि वे रणनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक में भाग लेने और 2023 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत की अत्यधिक सफल राजकीय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। पीएम साथ ही कह रहे हैं कि वे सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से जुड़ने के लिए भी उत्सुक हैं, जो दोनों देशों के बीच सेतु के रूप में काम करना जारी रखे हुए है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के साथ भारत के बढ़ते संबंधों की असीमित क्षमता की प्रशंसा की है। 2016 के बाद यह उनकी सऊदी अरब की तीसरी यात्रा है। अरब न्यूज़ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सऊदी अरब को एक भरोसेमंद दोस्त और रणनीतिक सहयोगी बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2019 में रणनीतिक भागीदारी परिषद के गठन के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी विस्तार हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी साझेदारी में असीम क्षमता है। अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में हमारा रिश्ता स्थिरता के स्तंभ के रूप में मजबूती से खड़ा है। उन्होंने सऊदी अरब प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत समर्थक और एक दूरदर्शी व्यक्ति बताया। साझा आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है, जिसमें ऊर्जा, कृषि और उर्वरक प्रमुख क्षेत्र हैं। पीएम ने सऊदी और भारतीय व्यवसायों, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन और प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों के बीच एकीकरण का स्वागत किया। पीएम ने कहा कि हर बार जब भी वो सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं, क्राउन प्रिंस ने उन पर गहरी छाप छोड़ी है।
पीएम ने कहा कि क्राउन प्रिंस की अंतर्दृष्टि, दूरदर्शी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता वास्तव में उल्लेखनीय है। पीएम मोदी ने विश्व एक्सपो 2030 और फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी की बोली जीतने के लिए सऊदी अरब को बधाई दी और इस दोहरी सफलता को बेहद गर्व की बात बताया। उन्होंने बढ़ते रक्षा सहयोग और ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभ्यासों को बढ़ते सामरिक विश्वास के संकेत के रूप में भी बताया। वहीं सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किए गए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह परियोजना संपूर्ण क्षेत्र में वाणिज्य, संपर्क और विकास का एक प्रमुख उत्प्रेरक होगी। वहीं सऊदी अरब की यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जेद्दा सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लूंगा। भारत सऊदी अरब के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को महत्व देता है। पिछले दशक में द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय गति देखने को मिली है। मैं सामरिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। मैं भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करूंगा। और आइए अब बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा की खबर के साथ जुड़ी हुई। भारत यात्रा पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ जयपुर दौरे पर हैं। वेंस झालाना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे, जहां वो भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भी भेंट करेंगे। जयपुर दौरे पर वेंस कई ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे, जिनमें आमेर किला और जयपुर सिटी पैलेस शामिल हैं। उनके आगमन पर आमेर महल में पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत करने का कार्यक्रम है। वहीं बुधवार को जेडी वेंस आगरा जाएंगे और ताजमहल परिसर में लगभग 3 घंटे बिताएंगे। भारत यात्रा के अंतिम दिन 24 अप्रैल को जेडी वेंस जयपुर से वॉशिंगटन डीसी के लिए प्रस्थान करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की हालिया घटनाओं और लंबे समय से हो रही राजनीतिक हत्याओं के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में दाखिल अर्जी में ये मांग की गई है कि अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी जाए। ये भी मांग की गई है कि हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली 3 जजों की कमेटी को दी जाए। राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अनुच्छेद 355 के तहत इस तरह की रिपोर्ट में राज्यपाल किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के चरमरा जाने की रिपोर्ट देते हैं, तो यह अपने आप में राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन जाता है। और अब बात एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी बैठक की, जिसकी आज एक अहम बैठक होनी है। बैठक के पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन झा के साथ एक सत्र होगा। अगले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएस चौहान शामिल होंगे। अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को में कई वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार जगत के लीडर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग के द्विपक्षीय क्षेत्रों के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच निवेश सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में हो रहे उल्लेखनीय परिवर्तन पर चर्चा की और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एआई उत्कृष्टता केंद्रों सहित एआई के क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने के सुझाव दिए। साथ ही गूगल क्लाउड के क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के हिस्से के रूप में भारत और दुनिया के लिए नई तकनीकों को बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। भारत सरकार ने बेलगाम आयात को रोकने और घरेलू कंपनियों की सुरक्षा के लिए 5 इस्पात श्रेणियों के आयात पर 12% सुरक्षा शुल्क लगाने की घोषणा की है।
इस शुल्क को स्थानीय रूप से सुरक्षा शुल्क के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में सरकार ने सोमवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने 5 इस्पात उत्पाद श्रेणियों के लिए आयात मूल्य $675 से लेकर $964 प्रति टन के बीच निर्धारित किया है। इनमें कम मूल्य पर आयातित किसी भी शिपमेंट पर 12% सुरक्षा शुल्क लगेगा। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में ये कहा गया है कि सोमवार से प्रभावी ये शुल्क 200 दिनों की अवधि के लिए लगाया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जेनसॉल घोटाले के मामले में कंपनी के खिलाफ सेबी के आदेश की समीक्षा करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पिछले सप्ताह कंपनी के प्रवर्तक बंधुओं अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को विभिन्न मामलों के उल्लंघन के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। यह आदेश सूचीबद्ध कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग से कर्ज राशि को निजी उपयोग के लिए निकालने के आरोपों के बीच आया है। इसमें कॉर्पोरेट प्रशासन और वित्तीय गड़बड़ियों पर चिंता जताई गई है। मंत्रालय ने कहा कि वह कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को देखते हुए बाजार नियामक सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहा है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जेनसोल इंजीनियरिंग ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए इरेडा और पीएफसी जैसी संस्थाओं से 975 करोड़ का कर्ज लिया था। हालांकि इसका सिर्फ एक हिस्सा ही इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया। बाकी पैसे प्रवर्तकों ने व्यक्तिगत इस्तेमाल पर खर्च किए, जिसमें लग्जरी अपार्टमेंट खरीदना भी शामिल है। पंजाब के तरनतारन जिले में हथियार सप्लाई करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमारी पुलिस पार्टी गंडीपिंड खड़ी थी। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ माड़े आंसर हैं जो अमृतसर देहाती की तरफ से तरन जगह पर आ रहे हैं और उनके पास वेपन है। वो पहले भी सप्लाई कर चुके हैं और आज भी सप्लाई करने आ रहे हैं। उनके नाम है सुखदेव सिंह और दूसरे का नाम है सरवन कुमार। इनके पास 2 वेपन थे और जब इनको पुलिस पार्टी ने रख के पास रोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक कर दिया। इनकी तरफ से 3 राउंड फायर किए गए हैं और पुलिस पार्टी की तरफ से 2 राउंड फायर हुए हैं। जो सुखदेव सिंह है वो इस घटना में इंजर्ड हुआ है। पुलिस पार्टी ने इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है जी। पाकिस्तान रिलेटेड हैं, जो पाकिस्तान के टच में है काफ़ी माड़े आंसरों के, जो मुढ़ली पुष्किश में पता चला हमें, और जो तरनतारन में सप्लाई करते थे ज़्यादा वेपन। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी मौसम की। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत। आइए बात मौसम की। उत्तर और पश्चिम भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज मौसम मिला जुला रहेगा। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ और गर्म रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी में मामूली राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं गर्मी से सितम से बचने के लिए दिल्ली सरकार इस समय एक्शन मोड पे नजर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 250 से अधिक वातानुकूलित मिनी इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करेंगी। इन बसों की लंबाई 9 मीटर होगी और इनका नाम देवी होगा। हरे रंग की ये बसें करीब 6 महीने की देरी और आधा दर्जन मार्गों पर 1 साल के ट्रायल रन के बाद सड़कों पर उतरेंगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 76 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि नई बसों का शुभारंभ विश्व पृथ्वी दिवस के साथ होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा नई बसों में जारी रहेगी, जो मौजूदा किराया दरों पर चलेंगी। वहीं इस शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। आपको बता दें कि नई वातानुकूलित बसें को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास सेवानगर स्थित कुशक नाला डिपो से रवाना किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने देर रात बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। इसमें 11 जिलों के जिलाधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिसके बाद वाराणसी, आजमगढ़, हापुड़, बरेली, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, झांसी, कुशीनगर, महोब, भदोही और संत कबीर नगर सहित 11 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। प्रदेश सरकार ने शिशिर सिंह की जगह विशाल सिंह को नया सूचना निदेशक बनाया है। वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम को वाराणसी का मंडल आयुक्त, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सत्येंद्र कुमार को वाराणसी का जिलाधिकारी, हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा को निदेशक सूडा, प्रमुख सचिव स्टैम्प एंड पंजीयन अमित गुप्ता को प्रमुख सचिव परिवहन एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बनाया गया है। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे को जिलाधिकारी हापुड़, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर संजय कुमार मीणा को उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण मेरठ, संयुक्त मजिस्ट्रेट अलीगढ़ शाश्वत त्रिपुरारी को मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी बरेली रविंद्र कुमार को जिलाधिकारी आजमगढ़, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल आजमगढ़ को विशेष सचिव मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर अविनाश सिंह को जिलाधिकारी बरेली, विशेष सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा अनुपम शुक्ला को जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर नियुक्त किया गया है। देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के मिशन में केंद्र सरकार को पहली बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का बड़सट्टी गांव अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की मुहिम रंग ला रही है। देखिए बस्तर से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। सुकमा का बड़े सेट्टी बना नक्सल मुक्त होने वाला पहला गांव। बड़े सेट्टी ने 2021 में शांति की ओर बढ़ाया था पहला कदम। साल 2021 में सीएएफ का कैंप बड़े सेट्टी में हुआ था स्थापित। गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील। सरकार का संकल्प 31 मार्च 2026 तक भारत होगा नक्सलवाद से मुक्त। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का बड़े सेट्टी गांव नक्सलवाद से मुक्त होने वाला पहला गांव बन गया है। सुकमा जिले का बड़े सेट्टी गांव वो इलाका है जो कभी नक्सल आतंकवाद का गढ़ था, अब पूरी तरह नक्सल से मुक्त हो गया है। यह गांव छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां नक्सलवाद की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की गई है। सरकार की नई आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और इलवद पंचायत योजना के तहत इस गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बड़े सेट्टी गांव के सरपंच कलमू जोग का कहना है कि पहले हमारे गांव में डर और आतंक था, लेकिन अब नक्सल नहीं है। अब हम खेती करेंगे, गांव का विकास करेंगे। जो 1 करोड़ रुपए आए हैं, इसका इस्तेमाल गांव को आगे बढ़ाने में होगा। 1 करोड़ रुपए हमारे पंचायत के लिए दे देंगे। अपने पंचायत में किसी बिजली होगी, सड़क होगी और आश्रम, हॉस्पिटल और जैसा सीसी रोड होगी, गली रोड होगी और गांव के लोगों को उठने बैठने के लिए पंचायत भवन, ऐसा चीज़ों पे मैं उस पैसों को खर्च करना चाहूँगा। केंद्र सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। सुकमा में एक ही दिन में 33 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें से 11 बड़े सेट्टी पंचायत से थे, जिसके बाद पंचायत पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इस पंचायत के पूरी तरह नक्सल मुक्त होने की सूचना साझा की और छुपे हुए नक्सलियों से मोदी सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर यथाशीघ्र हथियार डालने और मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। गौरतलब है कि 31 मार्च 2026 से पहले देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने का भारत सरकार का संकल्प है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि हमारा लक्ष्य पूरे बस्तर क्षेत्र को इस समस्या से मुक्त करना है। हमारा अगला लक्ष्य पूरे बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाना है। ऐसे और गांव से संपर्क किया जा रहा है जो मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं।
हम इस अवसर पर बस्तर संभाग के अन्य जो नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत से अपील करना चाहते हैं, उनकी ग्राम पंचायत में भी नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए जो क्षेत्र में नक्सल संगठन के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को आत्मसमर्पण कर शासन की इस घोषणा का, इस जो पॉलिसी का फायदा उठाकर क्षेत्र की जनता को विभिन्न प्रकार के विकासकारी एवं कल्याणकारी कार्यों से उन्हें लाभान्वित कर सकता है। बड़े सेट्टी का नक्सल मुक्त होना सिर्फ एक गांव की जीत नहीं है, ये उस परिवर्तन की शुरुआत है जिसमें खौफ की जगह अब विश्वास ने ले ली है। जहां कल तक बंदूकें थी, अब वहां विकास की योजनाएं हैं। बंदूक छोड़कर गले लगाने की इस पहल ने छत्तीसगढ़ की उम्मीदों को नई राह दिखाई है। बस्तर संभाग के सुकमा जिले के बड़सेट्टी गांव, जो कभी नक्सलियों के खौफ के गिरफ्त में था, आज नक्सलवाद से पूरी तरह से आजाद होकर छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बन गया है। यह बदलाव किसी एक प्रयास का नहीं, बल्कि सरकार की दूरदृष्टि, सुरक्षा बलों की निस्वार्थ सेवा और गांव वासियों की अटूट आस्था का परिणाम है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईस्टर पर 30 घंटे के एक तरफा युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ फिर से शुरू हो गया है। रविवार आधी रात तक चले युद्ध विराम में दोनों पक्षों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए और दावा किया कि समझौते का उल्लंघन किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने माना कि युद्ध विराम के दौरान यूक्रेन के सशस्त्र बलों की सैन्य गतिविधि में कमी आई है। पुतिन ने यह भी कहा कि वह आम नागरिकों पर हमलों से बचने के यूक्रेन के प्रस्ताव के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार है। अमेरिकी शेयर बाजार और डॉलर में सोमवार को भी गिरावट देखी गई, क्योंकि निवेशक टैरिफ अनिश्चितता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल को हटाने के चल रहे अभियान का आकलन कर रहे थे। डाउ 750 अंक यानी कि 1.9% गिर गया। वहीं S&P 500 में 2.1% की गिरावट आई। टेक हैवीवेट नैस्डैक कंपोजिट में 2.65% की गिरावट आई। वहीं पिछले सप्ताह 3 प्रमुख सूचकांकों के लाल निशान पर बंद होने के बाद प्रीमार्केट ट्रेडिंग ने स्टॉक वायदा में गिरावट आई थी। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 6 विदेशी करेंसी के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है। वह 1.1% गिरकर 3 वर्षों से अधिक के अपने निम्नतम स्तर पर आ गया है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। हर साल 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद पर्यावरण संरक्षण की तरफ सभी का ध्यान खींचना और ये कोशिश करना है कि सभी पृथ्वी को खुशहाल बनाए रखने में अपना योगदान दें। हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और खुशहाल पृथ्वी बनाए रखें। पृथ्वी की रक्षा, उसका संरक्षण करना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक होते हैं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के तौर पर भी मनाया जाता है। क्या है अर्थ डे 2025 की थीम? हर साल पृथ्वी दिवस मनाने के लिए खास थीम चुनी जाती है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम है हमारा ग्रह हमारी शक्ति, यानी आवर प्लैनेट आवर अर्थ। इस थीम को मनाने का मकसद लोगों, संगठनों और देशों की सरकार को क्षय होने वाले ऊर्जा स्रोतों को दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोतों में बदलना और एक टिकाऊ भविष्य की नींव रखने के लिए प्रेरित करना है। पृथ्वी दिवस मनाने का इतिहास। विश्व पृथ्वी दिवस ग्लोबल स्तर पर 192 देशों द्वारा मनाया जाता है। 60-70 के दशक में जंगलों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को देखते हुए सितंबर 1969 में सिएटल, वॉशिंगटन में एक सम्मेलन में विस्कॉन्सिन के अमेरिकी सीनेटर जेरार्ड नेल्सन ने इसे मनाने की घोषणा की। इसके बाद हर साल करोड़ों लोग पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। कैसे दें पृथ्वी दिवस मनाने में योगदान? हमें अपनी धरती के भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। हर छोटा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, सतत परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण को नियंत्रित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, पानी का संरक्षण करना, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, रिसाइकलिंग और रीयूज को बढ़ावा देना, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना।
प्राचीन भारतीय लोकाचार भी हमें सिखाता है कि पृथ्वी को स्वस्थ रखना ये महज एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व, स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ न्यूज 10 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ खबरों का सरपंच न्यूज पंच। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।